पहले क्लास में हम लोग लास्ट पढ़े थे ह्यूमन एज कैपिटल के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एज कैपिटल? मतलब हम इंसान भी कैपिटल है, क्योंकि हम लोग अपना बुद्धि कौशल को इस्तेमाल में लेके बहुत सारा चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं और 2 पैसा इनकम करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, लैंड इज फिक्स्ड। अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड। There has been no expansion in land area under cultivation since 1960. 1960 से लेके अब तक जो हमारा लैंड है, मान लो ये है पालमपुर, मान लो ये क्या है पालमपुर, तो यहाँ पे टोटल इतना एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है। इतना एरिया में क्या हो रहा है? कल्टीवेशन हो रहा है। इतना एरिया में वो लोग रह रहे हैं। इतना एरिया में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। तो जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो ये है लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है? इतना है। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक, मतलब 1960 से लेके अब तक लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इतना ही है। मतलब क्या, पॉपुलेशन मान लो 1960 में 100 था, सपोज पॉपुलेशन 1960 में कितना था? 100। तो ये 100 लोग भी इतने जमीन के ऊपर डिपेंड करते थे खेतीबाड़ी के लिए। अभी मान लो पॉपुलेशन हो गया बढ़ के 1000। कितना हो गया है? 1000 हो गया है। तो अभी 1000 होने के बावजूद इतने ही जमीन के ऊपर वो लोग स्टिल डिपेंडेंट है। इतना समझ में आ गया? मतलब क्या, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज नॉट एक्सपेंडेड। मतलब क्या, इतना था इतना ही है अभी तक। अच्छा, कितना % लोग पालमपुर में फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं? वेरी गुड, बताओ। 75। वेरी गुड, कितना होगा? 75। ओके, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अच्छा, यहाँ पे चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या, वो लोग कौन कौन सा कल्टीवेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। पहले कौन सा यूज करते थे, अभी कौन सा? अच्छा, पहले का टाइम का अगर हम लोग बात करें 1960, उससे भी पुराने टाइम का बात करें, तो जो हमारा प्रिमिटिव फार्मिंग, मतलब क्या, पुराने स्टाइल का फार्मिंग जो रहता था, है कि नहीं? तो जैसे कि प्रिमिटिव टूल्स हो, ये सब जो रहता है ना, हमारा टूल्स रहते हैं प्रिमिटिव टूल्स, वो सब चीजों को इस्तेमाल करके वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। ओके, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी मॉडर्न टूल्स यूज करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अच्छा, पहले के टाइम में क्या करते थे? पहले के टाइम में हाथ से बीज बोते थे। अभी हमारा आ गया सीड ड्रिलर आ गया, है कि नहीं? अच्छा, हमारा एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, याद करो, हाउ द कैमल गॉड इज हम। हाउ द कैमल गॉड इज हम। तो ऑक्स के बैक में क्या लगा था उस टाइम में? नेक में क्या लगा था? यस, है कि नहीं? तो प्लाव यूज करते थे हम लोग। पहले के टाइम में क्या यूज करते थे? प्लाव यूज करते थे। ओके, टू प्लाव द फील्ड। ओके, तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? अभी हम लोग ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्या होता है ना, शिफ्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या होते जा रहे हैं? शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतलब क्या, पालमपुर जो विलेज है वो भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कल्टीवेशन के लिए मेथड यूज किया जाता था, देखते हैं। Multiple cropping and modern farming are the method of cultivation used in Palampur increase the production from land। यहाँ पे लिखा है कि 2 तरह का फार्मिंग वहाँ पे यूज होता है। क्या क्या यूज होता है अभी? एक है हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड और दूसरा है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे बोलते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। सेम पीस ऑफ लैंड में अलग अलग तरह का खेती करना। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे एक क्रॉप उगाओ, यहाँ पे एक क्रॉप उगाओ, यहाँ पे एक क्रॉप उगाओ, सेम पीस ऑफ लैंड में, सेम सीजन में। और एक ईयर में हम लोग क्या करेंगे ना, एक सीजन में कोई खेती कर लिए, फिर दूसरा सीजन में कोई खेती कर लिए। समझ में आ गया? एक सीजन में ये खेती करिए, एक साल के अंदर ये, एक साल में मान लो 3 सीजन आ गया। एक साल में कितना सीजन आ गया? 3 सीजन आ गया। तो एक सीजन में हम लोग पर्टिकुलर कोई एक फार्मिंग करेंगे, दूसरे सीजन में फिर और पर्टिकुलर कोई एक फार्मिंग करेंगे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का एग्जांपल, एक ही फार्म लैंड है कि नहीं, यहाँ पे अलग फार्मिंग, यहाँ पे सेम सीजन में यहाँ पे अलग फार्मिंग। इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये होता है हमारा मल्टीपल फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। और दूसरा हमारा क्या लिखा है? दूसरा हमारा लिखा है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मतलब क्या? मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है ना, हम लोग मॉडर्न चीजों को, मॉडर्न टूल्स को यूज करते हैं। जैसे कि मॉडर्न टूल्स का कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मॉडर्न एक्सेसरीज, मॉडर्न थिंग्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। HYV सीड्स नाम सुने हो? हाईली यील्डेड वैरायटीज ऑफ सीड्स। इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सेम ही लैंड में आप खेती करोगे, नॉर्मल सीड यूज करोगे, जितना फ्रूटफुल नहीं होगा, जितना हार्वेस्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, अभी HYV सीड्स यूज करोगे तो उससे दुगना तिगुना हमें हार्वेस्ट हम लोगों को मिल जाएगा, उससे दुगना तिगुना हार्वेस्ट हम लोगों को मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो अभी हम लोग देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज्ड इन पालमपुर। पालमपुर में कौन सा मेथड यूज होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड यूज होता है।
cultivation of different types of crops in the same piece of land, cultivation of different types of crop in the same piece of land at same or different time. At same or different time का मतलब क्या मैं बताया, सेम सीजन में भी 2-3 क्रॉप यूज कर सकते हो एक ही पीस ऑफ लैंड में। अच्छा, डिफरेंट टाइम मतलब क्या, एक सीजन में पर्टिकुलर एक क्रॉप कर दिए, फिर दूसरे सीजन में फिर अलग क्रॉप कर दिए, एक साल के अंदर वो भी मल्टीपल हो गया। तो दोनों को भी हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड के अंडर में लाएंगे। इतना समझ में आ गया? ओके। इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल, ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, potato is produced between October and December, wheat is produced during the winter season। ये मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का एक एग्जांपल हो गया। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न फार्मिंग की तरफ। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाईली यील्डेड वैरायटीज ऑफ सीड्स, जिसको हम लोग कौन सा सीड बोलते हैं? HYV सीड, हाईली यील्डेड वैरायटीज ऑफ सीड। उसके बाद हमारा आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसके रिजल्ट के तौर पे सेम पीस ऑफ लैंड, नॉर्मल सीड यूज करोगे तो अगर इतना प्रोडक्शन दे रहा है, HYV सीड्स यूज करने से इतना प्रोडक्शन दे देगा। इतना समझ में आ गया? लेकिन उसमें केमिकल होगा। HYV सीड्स नहीं, HYV सीड्स में केमिकल नहीं रहता। HYV सीड्स गिने चुने उत्तम मान के बीज रहते हैं। मतलब क्या, तुम लोग जो हमसे सीड फार्म में यूज करते हो, हाँ कि नहीं, मान लो नॉर्मल सीड यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी नॉर्मल ही आएगा, कम फ्रूट्स उगेंगे। अच्छा, मान लो एक पेड़ है जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उग रहे हैं, मैं उस पेड़ का पर्टिकुलर सीड लूंगा तो उसका जेनेटिक आएगा कि नहीं इसमें? तो जौन सा सीड में यूज किया हुआ HYV सीड हो गया, तो इसमें भी ज्यादा उत्तम मान के प्रोडक्शन होगा। इन इंडिया, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कौन कौन से स्टेट पहली बार के लिए HYV सीड का इस्तेमाल किए? पंजाब एंड वेरी गुड, पंजाब एंड हरियाणा। इतना समझ में आ गया? ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेटेड द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डेड वैरायटीज ऑफ सीड्स। HYV seeds, instead of traditional seeds, the HYV seeds are capable of producing more amount of grain। यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से किसका इजाद हुआ? HYV सीड्स का। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या? हरा भरा खेत। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मोर प्रोडक्शन, मतलब क्या? मोर प्रोडक्शन। अच्छा, HYV सीड का काम क्या रहता है उसको एक बार हम लोग अच्छे से समझेंगे। दिस इज अ फार्मलैंड, दिस इज अ फार्मलैंड। अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मल सीड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल सीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल सीड। ट्रेडिशनल सीड के इस्तेमाल से हमारा प्रोडक्शन होता है इतना। समझ में आ गया? लेकिन एट द सेम टाइम सेम पीस ऑफ लैंड में अगर हम लोग HYV सीड यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब प्रोडक्शन में ग्रोथ आ जाएगा। तो और इजीली अगर हम लोग बताएं, सेम पीस ऑफ लैंड में अगर हम लोग ट्रेडिशनल सीड के जगह पे HYV सीड्स को यूज करें तो हम लोग को ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा हार्वेस्ट मिलेगा। इतना समझ में आ गया? ओके। या फिर ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़े हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे, जिसके वजह से वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मान लो पेट्रोलियम कम है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल कम है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए और नहीं रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग पेट्रोलियम और कोल का अल्टरनेटिव यूज करें, जैसे कि पेट्रोलियम से निकाला पेट्रोल, पेट्रोल का अल्टरनेटिव हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। कोल का मतलब हम लोग यूज करेंगे, देखो कोल को भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? जो पानी से निकाल जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर से जो निकलता है। अच्छा, सेकंड हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं? कोल से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर पैनल, विंड मिल, है कि नहीं? तो उससे भी तो हमें लोगों को एनर्जी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल बच के रहेगा कि नहीं रहेगा? बच के रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो सेम चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक तो नेचर को भी हार्म नहीं पहुंच रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाऊंगा तो एयर पोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, कोल को बर्न करूंगा तो एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि कार्बन एमिशन होगा,
एट द सेम टाइम मैं अगर सोलर पैनल यूज कर रहा हूं तो हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है क्या, एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को पोल्यूशन भी रोकना है यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। अच्छा, लैंड किस तरह से पोल्यूट होता है या फिर लैंड किस क्या करने से लैंड खतरा में रहता है। फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो लैंड का फर्टिलिटी कम जाएगा, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा, प्लास्टिक्स। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, प्लास्टिक डायरेक्ट छोड़ दे रहे हैं जमीन में, जो कि प्लास्टिक एक्चुअली में डिसॉल्व नहीं होता। ओके, उसको सड़ने पचने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब करोड़ों साल लग जाता है, इवन पचता भी नहीं है वो। ओके, और यस, सॉइल इरोजन को हम लोग बचा सकते हैं। और मेन पॉइंट हमारा है, हम लोग बहुत क्या करते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब चीज यूज करते हैं, और जो फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है हम लोग क्या करते हैं ना, वो पानी में छोड़ देते हैं, और वही पानी को फिर से खेती के लिए यूज किया जा रहा है। केमिकल वाला पानी को हम लोग खेती में यूज कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि हम लोग हमारे ही खेत में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि बहुत पॉइजनियस है, पेस्टिसाइड, ये सब चीज यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है हैंस वो कम जाता है, जिसकी वजह से बंजर हो जाता है जमीन। क्या हो जाता है, बंजर। मतलब क्या, वो जमीन और कभी भी खेती बाड़ी के लिए काम नहीं आएगा, तो बंजर हो जाएगा जमीन। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड मतलब क्या, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जमीन को बंजर होने से बचाना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को जमीन को पोल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिपोर्ट, इन द मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज कर देते हैं। मतलब क्या, फर्टिलाइजर डाल दिए, जमीन में जितना भी अभी सब न्यूट्रिएंट्स है ना, वो खींच लेगा पूरा, जिसके वजह से सारा न्यूट्रिएंट्स खींच के वो एक दिन बंजर हो जाएगा, वो अपना फर्टिलिटी खो देगा। इतना समझ में आ गया। हम लोग ओवर यूज कर दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, देखो, ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के यूसेज की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, रिवर है, लेक है, ये सब पोल्यूट हो जा रहे हैं। ये सब क्या हो जा रहा है, पोल्यूट हो जा रहा है। एंड फर्दर हैंस इसी पानी को हम लोग खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। Chemical fertilizers also kill bacteria and other microorganisms in the soil, which are essential for the growth of plants. अच्छा, प्लांट्स के बढ़ने के लिए जोन से हमारे बैक्टीरिया चाहिए, क्या क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, उन लोगों को भी मार देता है। कौन मार देता है, केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, तुम लोग अभी बोलोगे कि सर बैक्टीरिया कहाँ पे लगता है, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम। मैं एक चीज बता रहा हूँ, डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस और नो, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ह्यूमस कैसे फॉर्मेशन होता है, याद आया कि नहीं, हाँ कि नहीं, डेड एंड डीके रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब क्या, एनिमल या फिर प्लांट मर गया, गल गया, उसके बाद वो पचता है और उसके बाद वो ह्यूमस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमस बनने के बाद वो खेती बाड़ी में बहुत अच्छा खासा हेल्प करता है, क्योंकि वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। ह्यूमस जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो उसको ही खा जा रहे हैं। वो किसको खा जा रहे हैं, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लोग एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं, किसको हेल्प कर रहे हैं, जमीन को हेल्प कर रहे हैं, मिट्टी को हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट हम लोग पढ़े। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़े कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग लैंड को ओवर यूज कर दे रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, ये सब चीजों को हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, और एक चीज सर, नदी को कैसे हम लोग प्रदूषित किए, सर लेक को कैसे किए। भाई हम लोग जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जमीन में रह रहा है, बारिश हो रहा है कि नहीं, बारिश का पानी फिर कहाँ पे जा रहा है, नदी नालों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो केमिकल फर्टिलाइजर रहता है वो फ्रेंडली, गुड, हेल्दी बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि किसके लिए फ्रेंडली है, किसके लिए हेल्दी है, हमारे मिट्टी के लिए, उन लोगों को खा जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मतलब क्या, जोन सा पालमपुर में जोन सा लैंड है, पालमपुर में जो लैंड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, सब लोग को इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। About 1/3 of the 450 families are landless in पालमपुर। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, टोटल फैमिली कितने हैं, 450 पढ़े हैं पहले क्लास में। 450 टोटल फैमिलीज में से 1/3 क्या है, लैंडलेस है। क्या है,
लैंडलेस। अच्छा 450 का 1/3 कितना होता है? 450 इंटू 1/3 कितना होगा? 150। कितना हुआ? 150। तो टोटल 150 फैमिलीज लैंडलेस है, मतलब क्या खुद का जमीन नहीं है, खुद का जमीन नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? 240 families cultivate small plots of land that is less than 2 hectares in size, and remaining of 60 families cultivate more than 2 hectares of land. तो यहाँ पे और एक चीज पॉइंट मेंशन है, यहाँ पे और एक चीज पॉइंट मेंशन है। और एक चीज यहाँ पे क्या लिखा है? 240 families cultivate small plot of land less than 2 hectares, less than 2 hectares। अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पे लिखा है कि बाकी जो बचे 240 फैमिली, बाकी जो बचे उनमें से 240 फैमिली स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं। किसको कल्टीवेट करते हैं? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं। दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स, दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स। मतलब क्या? ये डिवाइड हो गया। लैंडलेस लेबर जिसका खुद का जमीन नहीं है, तो वो कैसे खेती करेगा भाई? वो जाएगा दूसरे लोगों की जमीन पे काम करने के लिए। अच्छा कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, कुछ कौन है? स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास जमीन तो है लेकिन वो जमीन क्या है? लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। जमीन क्या है? लेस देन 2 हेक्टेयर्स। कैसे लिखेंगे? अच्छा कुछ फार्मर हैं जिन लोगों के पास जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है, वो 2 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल फार्मर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल फार्मर। अच्छा देखो ये है लैंड, जमीन जो कि 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल फार्मर। 240 families cultivate small plots of land that is 2 hectares, less than 2 hectares in size, and remaining 60 families cultivate more than 2 hectares of land. और बाकी जो बच गए 60 families वो लोग बिग फार्मर हो गए। वो लोग क्या हो गए? बिग फार्मर। जो लोग क्या करते हैं? ज्यादा जमीन, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में खेती करते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट। A few of the large farmers cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land. और कुछ फार्मर्स हैं जिन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज फार्मर्स बोलेंगे, जो लोग 10 हेक्टेयर या फिर उससे ज्यादा का जमीन में खेती करते हैं। 10 हेक्टेयर या फिर उससे ज्यादा का जमीन में खेती करते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके। A few of the large farmers cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land. अभी हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग किन लोगों के बारे में पढ़ेंगे? लेबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेबर के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेबर के बारे में, कि 2 तरह का लेबर रहता है। एक हो गया हमारा लैंडलेस लेबर और दूसरा लेबर हो गया जिसके पास अपना खुद का लैंड है। अच्छा कुछ लेबर रहते हैं जिसके पास खुद का जमीन नहीं रहता, तो वो लोग जाके दूसरे लोगों की जमीन पे खेती करते हैं और वहां पे उन लोगों को मिलता है वेजेस, मतलब क्या? तनख्वाह के हिसाब से मिलता है। और कुछ लेबर जो रहता है वो खुद ही की जमीन पे क्या करता है? खेती बाड़ी करते हैं। Some farmers work on their own land and some work on another land which they receive some wages. Wages can be in cash or kind. Wages vary from region to region. अच्छा wages जो रहता है वो पैसा भी हो सकता है और उसके अलावा वो कुछ सामान भी हो सकता है। जैसे कि बार्टर सिस्टम था पहले, याद करो। मतलब क्या? एक बस्ता चावल दे दिया उसको, वो उसको बेच के वो अपना पैसा निकाल सकता है। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब क्या? प्लेस टू प्लेस वेजेस वेरी करेगा। जैसे कि लेबर का भी जो प्राइस रहता है देखना, एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है। ओके लेबर टाउन में अलग प्राइस मिलता है और गांव में अलग प्राइस में मिलता है, तो रीजन टू रीजन यहाँ पे वेरी किया। उसके साथ यहाँ पे लिखा है कि क्रॉप टू क्रॉप। क्रॉप टू क्रॉप मतलब क्या? कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप का इतना वेजेस है तो कोई दूसरा एक पर्टिकुलर क्रॉप का ज्यादा वेजेस। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, याद करो, इंडिगो प्लांटेशन के लिए बहुत सारे जो हमारे फार्मर हैं वो लोग राजी नहीं होते थे क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला काम रहता था और उसमें वेजेस कम मिलता था। लेकिन आज के डेट में अगर वो प्लांटेशन करोगे तो वेजेस ज्यादा मिलेंगे, वेजेस ज्यादा मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट है उसके लिए भी ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गया?
एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, मतलब क्या फार्म में जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज रहते हैं वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी क्या वेरी करेगा, वेजेस वेरी करेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आ गया हमारा कैपिटल। लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, कैपिटल। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ही ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब क्या, जमीन बड़ा चाहिए, ये सर नो। उसके साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग टूल्स चाहिए, जैसे हो गया ट्रैक्टर हो गया एंड सो ऑन, सीड ड्रिलर हो गया, लेवलर हो गया, ऐसे अलग अलग मॉडर्न फार्मिंग टूल चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा HYV सीड चाहिए होगा, और उसके साथ हमारा बहुत सारे लेबर्स, क्योंकि बहुत बड़ा जमीन में किया जाता है। क्योंकि ये जो रहता है हमारा वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के तौर पे किया जाता है ज्यादातर। समझ में आ गया। उसके बाद आ गया हमारा स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल। एक तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, लेकिन स्मॉल फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं होता। अच्छा, कैपिटल इन द सेंस पैसा ही नहीं, बाकी भी हम लोग 2 पॉइंट पढ़े हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जैसे कि हो गया स्मॉल फार्मर्स के पास इतना ज्यादा जमीन भी नहीं रहता, इतना सारा मशीन भी नहीं रहता। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। इसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं वो किससे पैसा बोरो करते हैं, लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स से याद करो, मोर देन 10 हेक्टर्स ऑल्सो। समझ में आ गया। एंड मनी लेंडर्स एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और किससे, मनी लेंडर से, है कि नहीं, साहूकार जो रहते हैं उनसे उधारी लाते हैं, और लार्ज फार्मर से उधारी लाते हैं एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो लोग वादा करते हैं कि हम लोग थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा चुकाएंगे। There are 3 types of capital in which are mostly used in any organization, that is working capital, fixed capital and humanized capital। 3 तरह का कैपिटल रहता है, मैं पहले से बता चुका हूँ क्या क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमनाइज्ड कैपिटल। ह्यूमनाइज्ड कैपिटल खुद लेबर हो गया। समझ में आ गया। लास्ट 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, और थोड़ा सा है, सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सरप्लस फार्मिंग प्रोडक्ट रहता है, मतलब क्या, खेती बाड़ी कर लिए, उसके बाद खुद के कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा रखोगे। मतलब मैं बहुत सारा खेती कर दिया हूँ और खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के खाने के लिए थोड़ा सा रखूंगा साल भर के लिए, और बाकी जो बचा उसको मैं पैसा कमाने के लिए क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं ना, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को वो सरप्लस अमाउंट बेच देते हैं। व्हाट डू मीन बाय सरप्लस अमाउंट, खुद के कंजम्पशन के लिए फार्मिंग प्रोडक्ट रखो, जो फार्मिंग से जो प्रोडक्ट निकला है उसको खुद के कंजम्पशन के लिए रखो, बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बच गया, बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बच गया उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर किसको बेचता है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर को बेच देता है। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और फिर मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करता है, मार्केट में जाके डायरेक्ट बेच देता है। किस कहाँ में जाके बेच देता है, मार्केट में जाके डायरेक्ट बेच देता है। The traders buy the products from the market। फिर उसी चीज को ट्रेडर्स मार्केट से खरीदते हैं, व्यापारी मार्केट से खरीदते हैं, और उसको जाके फिर शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, और शॉपकीपर्स लोग वहां पे जाके फिर टाउन में बेचते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया।